My name is Dr. Tokir. I am consultant in internal medicine. I have done MBBS in 2001 and FCPS in 2016. I have 22 years of experience after MBBS and 7 years of experience after FCPS. OPDs जो कर रहा हूँ वो अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में कर रहा हूँ। आज का जो मेरा मौजू है चिकनगुनिया, जो आजकल कराची में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। चिकनगुनिया ये एक वायरस के इन्फेक्शन की वजह से होता है और इसका वेक्टर मॉस्किटो होता है। जैसे मलेरिया, ज़िका वायरस और डेंगू वायरस का वेक्टर मॉस्किटो होता है, ऐसे ही चिकनगुनिया का भी वेक्टर वायरस है। जो वायरस जो मॉस्किटो इसकी ट्रांसमिशन करवाता है, जिसके बाइट से चिकनगुनिया होता है, उसे हम एडिस इजिप्टाई कहते हैं। ये एडिस इजिप्टाई वही मॉस्किटो है जो डेंगू फीवर भी करवाता है। इसके अलावा एक दो मॉस्किटो और भी हैं जिसके बाइट से चिकनगुनिया हो सकता है। बेसिकली चिकनगुनिया में हाई ग्रेड फीवर होता है और हाई ग्रेड फीवर के साथ जॉइंट्स में पेन होता है। इसमें बॉडी के बहुत सारे जॉइंट्स एट ए टाइम इन्वॉल्व होते हैं और हम इसको पॉलीआर्थराइटिस अपनी मेडिकल की लैंग्वेज में कहते हैं। पॉलीआर्थराइटिस का मकसद ये है कि एक से ज़्यादा जॉइंट्स इन्वॉल्व हों, मोर देन 5 जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं तो हम उसको पॉलीआर्थराइटिस कहते हैं। इसमें पॉलीआर्थराइटिस, पॉलीआर्थराल्जिया, टिनोसाइनोवाइटिस, टेंडिनाइटिस, ये सारी चीज़ें होती हैं। मरीज़ में सीवियर जॉइंट पेन होता है, उसके साथ हाई ग्रेड फीवर होता है। इसके अलावा और भी इसके सिम्टम्स होते हैं जॉइंट पेन के अलावा या हाई ग्रेड फीवर के अलावा। इन सिम्टम्स में बॉडी में रेशेस हो सकते हैं, वायरल रेशेस होते हैं। वो किसी पेशेंट में, मोस्टली जो पेशेंट होते हैं उसमें उसके साथ इचिंग भी होती है, लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें रेशेस होते हैं विदाउट इचिंग। इसके अलावा आइज़ रेड हो जाती है जिसको हम कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। कुछ पेशेंट्स में कंजक्टिवाइटिस होता है। और इसके अलावा कुछ ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं जिनमें लिम्फ नोड्स होते हैं, लिम्फ नोड्स इनलार्जमेंट होती है। मोस्टली सर्वाइकल लिम्फ नोड्स पल्पेबल होते हैं, स्मॉल लिम्फ नोड्स होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं, नॉन टेंडर होते हैं, समटाइम्स टेंडर भी होते हैं, ठीक है। मोस्टली नॉन टेंडर होते हैं, ठीक है ना। इनिशियली जो इसका एक्यूट फेज़ होता है, एक्यूट फेज़ में हाई ग्रेड फीवर विद जॉइंट पेन होता है और उसके बाद सब एक्यूट फेज़ होता है, उसके बाद होता है क्रॉनिक फेज़ होता है। 23% पॉपुलेशन ऐसी होती है जिसमें इस वायरस के कोई भी सिम्टम्स नहीं होते हैं। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिसमें एक्यूट जो फेज़ होता है उसमें ही फीवर सबसाइड होता है। कुछ पेशेंट में सब एक्यूट एंड कुछ पेशेंट में क्रॉनिक होते हैं। ऑलमोस्ट 20 to 30% पेशेंट ऐसे होते हैं जिसमें ये फीवर महीनों या सालों तक चल सकता है। ज़्यादातर पेशेंट में जो है 2 वीक्स के अंदर फीवर सबसाइड हो जाता है और जिनमें पेशेंट फीवर क्रॉनिक हो जाता है उन पेशेंट्स में 3 to 4 मंथ्स भी चल सकता है, इवन 1 ईयर, 2 ईयर या इससे लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए जो है वो फीवर तो सबसाइड हो जाता है लेकिन जॉइंट्स पेन उसमें कंटिन्यू रहता है। इसके ट्रीटमेंट पे अब हम आ जाते हैं। इस ट्रीटमेंट से पहले मैं लेबॉरेटरी इन्वेस्टिगेशन डिस्कस करना चाह रहा हूँ। इनिशियली 1 वीक के अंदर हम इसका जो करवाते हैं, एक तो रूटीन टेस्ट करवाते हैं। रूटीन टेस्ट में CBC होता है। CBC में उसमें हमें देखना होता है, हमें प्रीडोमिनेंटली लिम्फोसाइट्स मिलते हैं। जैसे सारे वायरस होते हैं, सब वायरस में लिम्फोसाइटोसिस होता है और लिम्फोसाइट जो डिफरेंशियल होते हैं वाइट सेल में उसमें प्रीडोमिनेंट होते हैं। इसमें माइल्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मिलता है, प्लेटलेट कम होते हैं लेकिन बिल्कुल माइल्डली जैसे दूसरे वायरस में होते हैं। डेंगू की तरह सीवियर या मॉडरेट थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इसमें नहीं होता है। उसके बाद हम आ जाएँ इसके जो स्पेसिफिक टेस्ट हैं फॉर द कंफर्मेशन ऑफ डायग्नोसिस। दीज इंक्लूड RT-PCR एंड सीरोलॉजिकल टेस्ट। जो PCR होता है, अगर 1 हफ्ते के अंदर हमारे पास मरीज़ आता है तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर द कंफर्मेशन ऑफ डायग्नोसिस RT-PCR, क्योंकि एंटीबॉडी डेवलप होने में 1 हफ्ता लगता है। 1 हफ्ते तक अगर आप एंटीबॉडीज़ करवाएंगे तो नेगेटिव आ जाएगी। और डायग्नोसिस के लिए ये ज़रूरी है कि आप किस स्टेज पे कौन सा इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं। कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो पहले ही एंटीबॉडी सीरोलॉजिकल टेस्ट करवाते हैं
तो फर्स्ट फेज़ में या फर्स्ट वीक में एंटीबॉडी प्रोड्यूस ही नहीं होती। जब एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं होगी तो वो फॉल्स नेगेटिव आ जाएगा। फर्स्ट वीक में कंफर्मेशन के लिए RT-PCR आप करवाना होगा, और फर्स्ट वीक के बाद IgM एंटीबॉडी फर्स्ट होती है विच इज़ अ डायग्नोस्टिक, जो एक्यूट फेज़ में प्रेजेंट होती है। दिस इज़ कॉल्ड IgM, चिकनगुनिया IgM एंटीबॉडी, वो पॉजिटिव होती है। इस स्टेज पे आप सीरोलॉजिकल टेस्ट उसके करवा सकते हैं डायग्नोसिस के लिए। उसके बाद 1-2 हफ्ते के बाद IgM एंटीबॉडी जो होती है वो IgG में कन्वर्ट हो जाती है। IgG ये इंडिकेट करता है कि पेशेंट जो है इम्यून हो गया है। यही एक फ़र्क है डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया में, कि मलेरिया का जो इन्फेक्शन है वो दोबारा हो सकता है, इसमें पेशेंट इम्यून नहीं होता है। डेंगू का भी सेम स्ट्रेन से तो दोबारा नहीं होगा, लेकिन डेंगू के 4 स्ट्रेन डिफरेंट होते हैं तो दूसरा स्ट्रेन दोबारा कर सकता है। लेकिन चिकनगुनिया में अगर एक मरतबा इन्फेक्शन हो जाए तो इसकी एंटीबॉडी लाइफ लॉन्ग भी परसिस्ट कर सकती है और सालों तक, और दिस एंटीबॉडी इज़ प्रोटेक्टिव, तो इसमें दोबारा फीवर होने के चांसेस कम हैं। अब हम आ जाते हैं कमिंग टू ट्रीटमेंट के, इसको ट्रीट कैसे करेंगे। जैसे एक्यूट फेज़ होता है तो एक्यूट फेज़ में आपको इस पेशेंट को चिकनगुनिया के पेशेंट को सिंपल एंटीपायरेटिक से ट्रीट करना होता है। पैरासीटामोल दे दें, और पैरासीटामोल के अलावा कुछ भी नहीं देना होता है। अल्तो फीवर बहुत हाई ग्रेड होता है, लेकिन आप कोशिश करें कि उसको पैरासीटामोल से ही ट्रीट करें, ठीक है। 2-3 दिन तक अगर आप देखें कि फीवर सबसाइड नहीं होता है, या जॉइंट पेन जो होता है उसकी सिवियरिटी में उसकी शिद्दत में कमी नहीं आती है, तो यू कैन गिव NSAID। NSAID इज़ अ टाइप ऑफ पेन किलर, जो पेन को भी कम करती है। हम इसको एनाल्जेसिक भी कहते हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी कहते हैं। जो जोड़ों के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है, आर्थराइटिस होता है, उसको भी रिड्यूस करता है, ठीक है। तो पेन के सिम्टम्स और स्वेलिंग और वो सारी चीज़ें इम्प्रूव हो सकती है इस टाइप की मेडिसिन से। कुछ पेशेंट जो इसको एंटीपायरेटिक देने के बावजूद भी उनका फीवर परसिस्ट करता है, कंटिन्यू करता है, या उसके बाद उसको जो उनकी जॉइंट पेन होता है वो कंटिन्यू करता है, तो वो ज़्यादातर पेशेंट NSAIDs पे रिस्पॉन्स कर सकते हैं, और विद इन 1 to 2 weeks most of the patients, 70% patient become asymptomatic, but unfortunately 20 to 30% patients are those which enter into the chronic phase. In chronic phase इसमें उन पेशेंट में पॉलीआर्थराइटिस, जो जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन है, जॉइंट्स के अंदर जो स्वेलिंग एडिमा आ जाता है, वो महीनों तक भी चल सकता है और सालों तक भी चल सकता है। ये पेशेंट ऐसे होते हैं कि इनके सिम्टम्स इतने ज़्यादा सीवियर होते हैं और इसमें डिसेबिलिटी का भी ख़तरा होता है, तो इस पेशेंट में हम सबसे पहले स्टीरॉइड्स देते हैं, इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी। स्टीरॉइड्स की वो जो मतलब अपीयरेंस होती है, डिजीज़ की जो मैनिफेस्टेशंस होती हैं, वो लाइक रोमेटाइड आर्थराइटिस होता है, जैसे हम गठिया की बीमारी कहते हैं, उसकी तरह होता है। तो उसका ट्रीटमेंट भी हम उसी तरीके से करते हैं। स्टीरॉइड्स हम स्टार्ट करते हैं 10 मिलीग्राम से। 10 मिलीग्राम 1 वीक तक देते हैं, फिर नेक्स्ट वीक में हम उसको टेपर ऑफ करते हैं। अगर पेशेंट उस पर रिस्पांस नहीं देते तो हम जो डोज है वो बढ़ा देते हैं, 0.5 मिलीग्राम पर केजी पे लेकर जाते हैं। अगर 60 केजी का अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट है तो हमें उसे 30 मिलीग्राम से ज़्यादा नहीं देना होता है। फिर हम वो उसको 1 वीक तक देते हैं, उसके बाद हम उसको 0.5 हम उसको जो है 5 मिलीग्राम वीकली हम उसको टेपर ऑफ करते हैं, ठीक है ना। तो उसमें अगर रिस्पांस, मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो NSAIDs पे रिस्पांस नहीं देते हैं, जिनका जो है वो क्रॉनिक हो जाता है, कोर्स हो जाता है, तो स्टीरॉइड पे रिस्पांस कर देते हैं। अगर स्टीरॉइड पे रिस्पांस नहीं होता है तो फिर डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स, जैसे जिन्हें हम डिमार्ट्स कहते हैं, वो हमारे पास और एक और ऑप्शन होता है ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन बहुत कम जो पेशेंट होते हैं, सिलेक्टेड रेयर पेशेंट होते हैं, जिनमें हमें डिमार्ट्स तक की ज़रूरत होती है। 90% से ज़्यादा पेशेंट जो होते हैं या तो एंटीपायरेटिक या एंटी इन्फ्लेमेटरी NSAIDs या स्टीरॉइड्स पे रिस्पांस दे सकते हैं। मोस्टली ये बेनाइन होता है, इसमें बहुत ज़्यादा कम मॉर्टेलिटी होती है एज़ कम्पेयर टू डेंगू। डेंगू में अमवात की शरह बहुत ज़्यादा है
उसमें दूसरी कॉम्प्लिकेशंस का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। इसमें कॉम्प्लिकेशन उसके बनिस्बत बहुत कम होती हैं। बहुत रेयर पेशेंट होते हैं जिनमें मेनिंजोएन्केफेलाइटिस, जिसको हम गर्दन तोड़ बुखार वगैरह कहते हैं, या उसकी वजह से बेहोशी कोमा हो सकती है, लेकिन ऐसे पेशेंट बहुत कम होते हैं। एहतियाती तदाबीर के लिए या प्रिवेंशन के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे हम डेंगू का, ये भी सेम एडिस इजिप्टाई है, ये भी फ्रेश वाटर में वहाँ पे ग्रो करता है। तो अगर आपके पास प्लांट्स हैं, आपके पास दरख्त है और फ्रेश वाटर का वहाँ पे यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, तो उससे थोड़ा आपको अवॉइड करना होता है। अगर वो है तो फिर उसके लिए आपके पास जो मेजर्स लेने होते हैं, इंसेक्टिसाइड, वो आपको लेने पड़ेंगे। दूसरा ये कि अगर आप आजकल तो सीज़न चल रहा है, आजकल यही सीज़न होता है जिसमें चिकनगुनिया बहुत ज़्यादा होता है, स्प्रेड होता है। इसमें दूसरा आप ये करें कि वो कुछ लोग होते हैं हमारे पास जो हाफ स्लीव्स वगैरह यूज़ करते हैं, शॉर्ट्स वगैरह पहनते हैं, तो ये इससे भी मकसद ये कि बहुत ज़्यादा स्किन एक्सपोज़र होता है। आप ट्राई करें कि जितना स्किन एक्सपोज़र को आप कम कर सकते हैं उतना आप जो है इससे चिकनगुनिया से महफूज रह सकते हैं। मॉस्किटो रिपेलेंट्स आते हैं मुख्तलिफ़ किस्म से, जिसको आप बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं। उससे भी आप मकसद ये कि मॉस्किटो बाइट से महफूज रह सकते हैं। इसके अलावा नेट्स, मॉस्किटो नेट्स यूज़ होती हैं और दूसरी चीज़ें यूज़ होती है। आप वो सारे एहतियाती तदाबीर जिससे आप मॉस्किटो बाइट से महफूज रह सकें, वो सारे आपको जो है वो अडॉप्ट करने पड़ेंगे इससे चिकनगुनिया से महफूज रहने के लिए। अच्छा, इसके अलावा मॉस्किटो रिपेलेंट भी आपने यूज़ करने हैं, ठीक है ना। ये जो है एक सवाल आपके बहुत से मरीज़ हमसे पूछते रहते हैं ओपीडी में, क्लिनिक में, कि ये एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है। तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि ये एक इंसान से दूसरे इंसान में फैले। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक मरीज़ है तो वो उसको बाइट करके वहाँ से वायरस लेकर दूसरे को बाइट करेगा, तो उस इंसान से दूसरे इंसान में मॉस्किटो के ज़रिए फैल सकता है, लेकिन सांस के ज़रिए या फिज़िकल कांटेक्ट के ज़रिए ये मॉस्किटो एक इंसान से दूसरे इंसान में स्प्रेड नहीं हो सकता है, ठीक है ना। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, कुछ आम क्वेश्चन थे जो मैंने ज़रूरी समझा कि आजकल चिकनगुनिया बहुत तेज़ी से कराची में फैल रहा है, तो जो हमारे जनरल व्यूअर्स हैं उसको जो है इसके लिए अपडेट किया जाए। इसके अलावा कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी क्वेरी जो आपके जहन में हो, या आप मेरी खिदमत हासिल करना चाहें, या मैं आपकी कोई और रहनुमाई करना चाहूँ, तो मैं 2 से 4 बजे तक अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में ओपीडी करता हूँ। आप वहाँ पे आ सकते हैं और हम आपको इंशाल्लाह सर्व करने की कोशिश करेंगे।